आपका वो जो रिवीजन हो जाता जो आप इसके पहले ज्योग्राफी, जो आप अभी ज्योग्राफी में पढ़े थे ना, मतलब जो क्या कहते हैं तहसील पढ़े थे अपन, एक्सटेंशन लोकेशन पढ़े थे, स्थिति एवं विस्तार छत्तीसगढ़ का, है ना, राज्य निर्माण, ये सब आपका रिवीजन हो जाता। देखो जो बाकी टॉपिक पढ़ा है, जैसे नदी पढ़ा है, चट्टान पढ़ा है, मिट्टी पढ़ा है, उसके लिए पूरा था कि हर टॉपिक से उसमें क्वेश्चन थे। जो नहीं पढ़ा था वो एटलीस्ट वो बना के आ जाता जो वो पढ़ चुका है। तो आपको अनुमान लगता है कि कितना क्वेश्चन बन रहा है। सेम आप दूसरे कोचिंग में भी बाई चांस जैसे कोई अभी का एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर रहा होगा कि 2025 का एग्ज़ाम, मतलब 2024 का एग्ज़ाम उसको 25 में दिलाना है, और आप किसी कोचिंग में जा रहे हो टेस्ट दिलाने, जाना चाहिए, मैं कहता हूँ जाना चाहिए। अपने अलावा दूसरे की भी कोचिंग में जाना चाहिए, इसलिए जाना चाहिए, कोचिंग भी नहीं जा पा रहे हो तो एटलीस्ट ये करना चाहिए कि उस पेपर को आप कहीं से व्यवस्था करो और बना कर देखो। क्योंकि हो सकता है कोचिंग में फ़ीस ज़्यादा हो कि भाई 5,000 रुपये की फ़ीस है आपको देने के लिए, तो उतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप क्या करो कि पेपर ले आओ, पेपर तो सस्ते में मिल जाएगा, फ़ोटो कॉपी वो ले आओ और उससे बना कर देखो कि आपको जो पढ़ाया गया है वो कितना बन रहा है, उस सेक्शन से कितना क्वेश्चन दिया सामने वाला और आपसे कितना बना, क्या जैसे आपको पढ़ाया गया वो काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दोनों ही कोचिंग जो है टेस्ट ले रही होंगी, चाहे हमारी बात हो चाहे किसी और की बात हो, वो एक्यूरेट वैसा नहीं ले सकती जैसा सीजीपीएससी आंसर लेगा। कोचिंग्स का क्या काम होता है कि आपको ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने के लिए मजबूर करना। बात समझ रहे हो? तो आपको जो कोचिंग में क्वेश्चन मिलेगा वो थोड़ा डेप्थ में मिलेगा। सीजीपीएससी इसको बैलेंस करता है, क्योंकि सीजीपीएससी के साथ कुछ नए बच्चे जुड़ेंगे और कुछ पुराने लोग होंगे, तो दोनों को मेंटेन करना है, दोनों को कंफ्यूज कराना है ना। तो जो पुराने बच्चे होंगे कभी वो ऊपर की चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, समझना मेरी बात। तो वो जानबूझ के क्वेश्चन बहुत ऊपर ऊपर से निकालेगा जहाँ पे गलती होने की संभावना हो। यदि आपने रिवीजन नहीं किया है तो वो गलत करवाएगा वहाँ से। कुछ क्वेश्चन बहुत डेप्थ से होंगे, जो वही बना पाएगा जो अच्छे से पढ़ा है, जिसमें कॉन्सेप्ट लगता है। हाँ, वो नहीं बना सकता। और जो मीडियोकर है, जो ना अच्छे से पढ़ा है, ना मतलब बीच में जिसकी स्थिति, ना बहुत अंदर जाके पढ़ पाया और ना ऊपर ऊपर की चीज़ें पढ़ा, वो सबसे पहले फंसता। और ऐसे ही लोग सबसे ज़्यादा होते हैं। बात समझे? जो बिल्कुल नए रहेंगे वो नई नई चीज़ें देख के बना लेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में भी ज़्यादा कचरा नहीं भरा है। वो कंफ्यूज नहीं है कि इसका आंसर ये क्यों होगा, इसका आंसर वो क्यों होगा। उनको जितना पढ़े बस उतना ही पता है, तो वो क्वेश्चन सही कर लेंगे। जो डीप में पढ़ा है वो डीप वाला क्वेश्चन सही करेगा, और पूरा चांस है कि वो इजी क्वेश्चन भी सही कर ले, यदि उसका रिवीजन सही है तो। ठीक है, यदि रिवीजन नहीं किया है तो वो वहाँ पर फंसेगा। समझ आ रहा है? तो ये स्ट्रेटेजी है पीएससी की और कोचिंग वालों की, कि उनको कैसा क्वेश्चन पूछना है। कोचिंग वालों को जानबूझ के आपको मजबूर करना है कि आप डेप्थ में पढ़ो, और पीएससी को क्या करना है कि आपको ना डेप्थ देना है ना ही एकदम ऊपर ऊपर वाला देना है। बात समझ आ रही है? तो उसके पैटर्न को पकड़ना जरूरी है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। वो कर पाए तो एग्ज़ाम आराम से निकलेगा, और वो नहीं कर पाए तो घन चक्कर हो जाओगे, घूमते रह जाओगे, एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। ठीक है, बहुत छोटा सा ट्रिक है, यदि आप लगाए तो निकल गया, नहीं लगाए तो फंस गए। ठीक है, तो 2 से 3 कोचिंग का आपको टेस्ट सीरीज तो देना ही है, चाहे अरेंज करके दो, आप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन करके दो, जैसे भी दो। एक टेस्ट सीरीज प्रॉपर देना है ताकि आपके माइंड को आदत हो हर वीक में जो होती है ना, कि भाई हर वीक में मैं बैठ रहा हूँ संडे को और एग्जैक्ट जैसे टेस्ट, मतलब लास्ट दिन मेरे को एग्ज़ाम देना है वैसे एग्ज़ाम दे रहा हूँ। तो कोई एक कोचिंग जहाँ से भी आपको पसंद हो, ठीक है, जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ चल रहा है तो अच्छी बात, नहीं भी चल रहा है तो भी जहाँ भी चल रहा है वहाँ ज़रूर दो वो टेस्ट, चाहे मेंस की बात हो चाहे प्री की बात हो। ठीक है, एक टेस्ट। और बाकी जो जहाँ से अरेंज हो जा रहा है, जैसे आपका कोई दोस्त दे रहा होगा, कोई भाई दे रहा होगा, कोई बहन दे रही होगी, तो मंगवा लो उसको कि भाई लाओ मैं भी देखूँगा। एक आधे घंटे का काम है, एक बार देखिए सारे क्वेश्चन जो बना बनाए हटाए वापस कर दिए। अपने को भी समझ आ गया कि अपन क्या क्या नहीं पढ़े, कहाँ से कम क्वेश्चन बन रहा है, पढ़ा हूँ पर नहीं बन पा रहा है। होता है ना कई ऐसा टॉपिक कि मैं पढ़ के भी रखा हूँ, सब कुछ पता भी है, फिर भी फंस जा रहा हूँ।
तो उसको पता चल जाएगा कि भाई ये टॉपिक मेरे को रिवाइज करना है, ये अच्छे से नहीं हुआ है मेरे से। ठीक है, तो ये लगातार करते रहना, तब तो एग्ज़ाम निकलेगा, चाहे व्यापम की बात हो चाहे पीएससी की बात हो। ठीक है, व्यापम में भी सेम स्ट्रेटेजी, आपको जहाँ पर से क्वेश्चन मिल रहा है करके देखना। यदि वो टॉपिक आपने पढ़ लिया है तो बिल्कुल उसको अटेम्प्ट करके देखिए। कुछ नए क्वेश्चन मिलेंगे जिसके केवल आपको आंसर रट लेने हैं। जैसे मान लो 10 क्वेश्चन ऐसा आया जो क्लास में भी नहीं पढ़ाया गया है, बुक में भी नहीं दिया मिला, होगा ऐसा। ठीक है, कि किसी बुक में भी नहीं मिला, क्लास में भी नहीं पढ़ा है, तो क्या करें, सीधे सीधे उसका जो आंसर लिया वो कोचिंग वाला, आप याद रखो कि भाई इसका ये आंसर लिया गया है। बात समझ आई? ताकि एग्जैक्ट वैसा क्वेश्चन आपको मिल जाए तो वो गलत नहीं होना चाहिए। समझ आया? तब तो एग्ज़ाम निकलेगा। और जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा होगा, रट रहा होगा, रट भी रहा होगा, तब तक जब क्लास चल रही है उसके बाद छोड़ दिए, तो समझ लो एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो बस। ठीक है, रिवीजन मस्ट है, क्वेश्चन बनाना मस्ट है। क्वेश्चन नहीं बनाओगे एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, क्योंकि सारा कुछ क्लास में कवर नहीं हो सकता, आपको बाहर मेहनत करनी पड़ेगी। बात समझ आ रही है? तो जितना क्लास में कवर हो रहा है, टेस्ट में कवर हो रहा है, अच्छी बात है। जो चीज़ नहीं हो रहा है लास्ट में मेरे को कवर करना ही है, क्योंकि आपका उद्देश्य एग्ज़ाम निकालना है। मेरी बात समझना। ठीक है, आपको इस बात से मतलब ही नहीं होना चाहिए कि हाँ ठीक है, आपके हक की बात है कि क्लास में यदि कंप्लीट नहीं कराया जा रहा है तो आप उसके लिए लड़ सकते हो कि भाई क्यों नहीं करवा रहे। लेकिन आपका मेन उद्देश्य क्या है, टारगेट क्या है, कि एग्ज़ाम निकले। आप लड़ने के चक्कर में कहीं एग्ज़ाम नहीं निकाले तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए कोई कंप्लीट कराए मत कराए, कहीं से मिले मत मिले, मेरे को करना है मतलब करना है। ठीक है, जैसे मान लो कोचिंग में टेस्ट ही नहीं चल रहा है ना, होता है कि टेस्ट कोचिंग में नहीं चल रहा है तो मैं घर में भी नहीं कर रहा हूँ वो काम। मैं सोच रहा हूँ कोचिंग वाले कराएंगे, बोले हैं तो कराएंगे, बोले हैं तो करें। आपका तो एग्ज़ाम आ गया, कोचिंग वालों का क्या गया, कुछ नहीं गया, बोले थे नहीं बोले थे बोल दिए, पर आपका तो नुकसान हो गया ना। तो अपना नुकसान नहीं कराना है। ठीक है, यदि वो नहीं करा रहे हैं तो मैं करूँ, मैं तो यहाँ पे 6 महीने 8 महीने जितने भी समय के लिए आया हूँ भाई, एग्ज़ाम पास करने आया हूँ ना। फिर कैसे एग्ज़ाम पास होगा, वो तभी हो सकता है जब मैं अपना काम पूरा कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो 3 चीज़ बताया हूँ ये छोड़ना ही नहीं है, कहीं से भी नहीं छोड़ना है। क्लास रेगुलर, रिवीजन रेगुलर, और उसका क्वेश्चन रेगुलर। टॉपिक ख़त्म हो रहा है आप क्वेश्चन बनाइए, टॉपिक ख़त्म हो रहा है क्वेश्चन बनाइए। बात समझ आ रहा है? टॉपिक ख़त्म होने के पहले नहीं बनाना है, पहले बनाओगे तो फंस जाओगे, डर जाओगे, इसलिए नहीं बनाना है। यार कुछ भी नहीं बन रहा, ये कैसे आया था, वो कैसे आया, आपने पढ़ा ही नहीं है तो हो सकता है कि नहीं बन रहा होगा। एक बार टॉपिक पढ़ लो, पढ़ने के बाद ज़रूर बना के देखो कि क्लास में पढ़ाया गया वो कितना फंस रहा है। ठीक है, क्लास में जो नहीं पढ़ाया गया उसको मैं कैसे कवर करूँ, तब जाके आपकी जो कंप्लीट तैयारी है वो हो पाएगी। ठीक है, सभी कोचिंग संस्थान का एक ही हाल है, जो आप किसी में भी पढ़ोगे सबके साथ वही हाल है। ठीक है, कि कहीं पे कुछ अच्छा होगा, कहीं पे कुछ अच्छा होगा, बुराइयाँ भी सब में, अच्छाइयाँ भी सब में। लेकिन अपने को बुराई अच्छाई से मतलब नहीं है, मेरा तो एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए, और उसके लिए तीनों स्ट्रेटेजी फॉलो करना ही है। तो जहाँ से टेस्ट मिल रहा है बिल्कुल छोड़ो मत, ले आओ। जो टॉपिक पढ़ लिए हो उसको देखो कि इससे क्या क्या पूछा था फलाना, ये कोचिंग वाला, वो कोचिंग वाला, दोस्त क्या बनाया, मैं क्या बनाया, जहाँ से क्वेश्चन मिल रहा है। ठीक है, आजू बाजू वाले मान लो दूसरे कोचिंग, जैसे रूम में रहते हैं अपन, तो आजू बाजू वाले दूसरे कोचिंग वाले होते हैं, आस पड़ोस में कोई दूसरे कोचिंग से, तो उससे भी बात करो, चर्चा करो कि भाई ये टॉपिक में क्या क्या पढ़ लिया बता। ठीक है, ताकि जो आप पढ़े हो जो वो पढ़े, दोनों में डिफरेंस समझ आए कि क्या डिफरेंस है, कहाँ पे फंस सकता हूँ। यदि कन्फ्यूज़न आ गई कि भाई वो सर तो ऐसा बताया है, आप ऐसा बताया, तो आके पूछ लो कि भाई ऐसा क्यों बताया हो, क्या हुआ। ठीक है, समझ आ रहा है क्या करना है? हाँ, तो ये करना ही है। पूरा ध्यान दिन भर पढ़ाई में होना चाहिए, अपने एग्ज़ाम पे होना चाहिए कि मैं एग्ज़ाम कैसे निकालूंगा। ठीक है, तभी बात बनेगी। और अपना ध्यान भटका, अपन भटके हुए रहे तो फिर भटक गए समझ लेना। ठीक है, तो जितने दिन के लिए भी बिलासपुर में हो, बहुत ध्यान से आराम से तैयारी करो, और टच में रह के तैयारी करो, ताकि एक बार में निकल जाए, ऐसा मत हो कि बार बार मेरे को कोचिंग करना पड़े।
ठीक है, देखें आगे कहाँ तक पढ़ लिए थे। हम्म, रक्षाबंधन बता दिया था। रक्षाबंधन में बताने का वैसे कुछ नहीं है, आप सभी मनाते हो वो त्यौहार और पूछेगा भी नहीं, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं पूछेगा लिखने के लिए, बाकी पूछा जाए तो बताया तो जा सकता है ना, कि नहीं बताया जा सकता। नाग पंचमी कौन बताएगा? नाग पंचमी कौन बताएगा? हाँ, कोई बताएगा? नहीं बताओगे? बताओगे कैसे मनाते हैं नाग पंचमी? बताओ, बचपन से मनाते आ रहे हो तब भी मुंह से नहीं निकल रहा कि हाँ मैं बता देता हूँ। हैं, वेट करते रहते हो कि दूसरा बताएगा? तो बताओ ना भाई, नाग पंचमी तो बचपन से मना रहे होगे, क्यों मनाते हैं ये भी पता है, क्या इम्पोर्टेंस है ये भी पता है। बस कुश्ती होता है, हाँ मेला भराता है और कुश्ती होता है, और क्या होता है? क्यों मनाते हैं नाग पंचमी? हाँ 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 हाँ, इसलिए उसकी पूजा की जाती है ना, क्योंकि फसल से रक्षा कर, चूहों से रक्षा करता है फसल का, इसलिए उसको धन्यवाद देने के लिए क्या करते हैं, नाग पंचमी के दिन हम उसकी, देखो आप शुरू से देखो, जब हम स्टार्ट किए थे धान को ले जाके बोने के पहले से, तब से हम एक एक चीज़ की पूजा करते आ रहे हैं जो जो हमारे काम आ रहा है। नहीं किए? किए ना, चैत्र से चालू किए हैं और चैत्र से ही इसकी शुरुआत कर चुके हैं। जब हम पहली बार गए गोबर लेके गए, मिट्टी की पूजा किए, मिट्टी की पूजा करने के बाद खेत की पूजा किए, फिर जितने सामान लगते हैं उसकी पूजा कर लिए, बीज की पूजा कर लिए। नहीं किए? एक एक करके सबकी पूजा किए। जब बीज बो लिए तो भी पूजा किए। हाँ, अब रक्षा करना करके हरेली नहीं मनाए। उसके बाद सब जितने भी औजार लगे उसकी भी पूजा कर लिए, नहीं कर लिए? तो सीक्वेंस में चल रहा है। अब नाग भी तो बचा था तो नाग की भी पूजा कर लिए। अभी बैला बचा हुआ है, बैला की भी पूजा करेंगे। नहीं की? करेंगे अभी, ठीक है। चलो अगला महीना देखते हैं कौन सा है, भाद्रपद, भादो, है ना, भादो माह। पहला त्योहार कौन सा आएगा? हैं? भोजली। अब ये तो मनाते हो तो कौन बताएगा ये त्योहार क्या होता है? पता है? गांव में रहते हो कि रहते हो? हम्म, हम्म, हम्म। दो चीज़ों में मेरे ख्याल से आप कंफ्यूज हो गए हो। एक होता है भोजली, एक होता है जवारा। ठीक है, जवारा बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, देखो उगाना तो भाई अब उगाओगे तो वैसे ही, लेकिन दोनों का अलग अलग जगह पर इम्पोर्टेंस है। ठीक है, भोजली अलग जगह पर और जवारा अलग जगह पर। ठीक है, दोनों अलग अलग है। आपने हर बार देखा होगा कि आप कंफ्यूज इसलिए हो रहे हो क्योंकि भोजली के दिन भी हम हरा वाला सिर में रख के निकलते हैं, और जो गौरी गौरा बोल रहे हो
उस दिन भी हरे वाले को सिर में रख के निकलते हैं, इसलिए आप शायद कंफ्यूज हो। और कोई जो भोजली अच्छे से जानता हो? भाई मैदान में तो मनाया जाता है भोजली का त्यौहार बहुत अच्छे से, अब थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहा है क्योंकि शहरीकरण होते जा रहा है गाँवों का भी, पर अभी भी बहुत अच्छे से मनाया जाता है कई गांव में। कोई किसी का गांव ऐसा है। हाँ जी बिल्कुल, रक्षाबंधन इसीलिए तो अभी आप मना के आए ना रक्षाबंधन, तभी तो भादों में आए। अरे लास्ट त्यौहार रक्षा ही बंधन तो मनाए पूर्णिमा में, सावन की जो पूर्णिमा थी उसमें आप रक्षाबंधन मना के आए हो। एक दिन बीता है, दूसरे दिन का त्यौहार है ये। कैसे मनाते हैं नहीं पता? नीरा मैडम गांव में रहते हो, सुनो ऐसे ही करोगे आप? बताओ। हम्म 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 हम्म। देवी गंगा, हाँ। हम्म 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 हम्म। और कोई? परमानंद? कैसे गाँव अमृत है से यार? हैं? अरे यार, नहीं होता है। नहीं सरगुजा साइड एक बार देखो ये क्या है, मध्य क्षेत्र में जो ज़्यादातर त्यौहार है ना यही फेमस हुए, क्योंकि ये मध्य क्षेत्र में थे तो इस पर लिखा गया, जिस पर लिखा गया वो ज़्यादा फेमस है। जैसे सरगुजा और बस्तर तरफ के जो भी त्यौहार आप अभी भी देख रहे हो उसके बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं। अब वो जैसे बस्तर दशहरा अब फेमस हो गया तो उस पर लिखा जा रहा है अब, इसलिए वो ज़्यादा प्रचलन में है। पर आप देखोगे इरुप्पु पुंडुम, कारे पुंडुम, ये सब जो पढ़े अपन, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं, बस पता है कि बीज बोने का त्यौहार है, महुआ बिनने का त्यौहार है, बस कुछ नहीं पता उसके बारे में। हालांकि होता भी कुछ नहीं है, वो लोग पूजा करते हैं सामान्य रूप से और वो काम को चालू कर देते हैं। किसी भी काम को चालू करने के पहले जो पूजा होती है उसी को लोग त्यौहार के रूप में मनाते हैं। जैसे बीज बोहनी मना रहे थे तो है कुछ थोड़ी त्यौहार में, क्या कर रहे, बीज बोने के पहले उसको पूजा करके बो रहे हैं, वही बीज बोहनी है। बात समझ आ रहे हो ना? कब मनाया जा रहा है बस यही इंपॉर्टेंस है। वो आधे से ज़्यादा बस्तर के त्यौहार के बारे में वो भी नहीं पता है कि मनाया कब जाता है, मतलब एग्जैक्ट महीना कौन सा या दिवस कौन सा मना रहे हैं, मतलब मना रहे हैं वाला। लेकिन ये जो बीच के त्यौहार हैं जो हमारे मैदानी क्षेत्र में ज़्यादा मनाए जाते हैं, जैसे भोजली है, ये प्रचलित है क्योंकि इसके ऊपर लिखा गया है, आपको मिल जाएगा लिखा हुआ, इसलिए। बात समझ आ रही है? तो इसलिए थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके देखना है कैसे मना रहे हैं, ठीक है? याद रखेंगे ये त्यौहार भोजली जो मनाया जाता है कृष्ण पक्ष की प्रथमा को मनाया जाता है भादों में, है ना? कृष्ण पक्ष प्रथमा, ठीक है? कृष्ण पक्ष की प्रथमा। कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को इसमें? देखें आगे, बताऊं? नहीं एकदम गुमसुदा हो गए ना तो मेरे को समझ नहीं आया, मेरे को लगा कुछ परेशानी में पड़ गए क्या। कृष्ण पक्ष की प्रथमा को मनाया जाता है भोजली, लेकिन इस दिन तक भोजली बन के तैयार हो गई रहती है, ठीक है? बात समझ रहे हो क्या क्या बोल रहा हूँ? भोजली जो पौधा है वो उग गया रहता है जिस दिन हम भोजली मनाने वाले हैं। इसका मतलब इसको पहले बोया गया रहा होगा, इसके बुआई की शुरुआत पहले से हो गई रहेगी।
तो बोया कब जाता है, तो वो याद रखेंगे सावन की सप्तमी। ठीक है, सप्तमी को बोए हैं, समझ आया? मतलब अष्टमी गई, नवमी गई, दशहरा गया, मतलब द्वादश, सॉरी दशम, 11वां दिन गया, 12वां दिन गया, 13वां दिन गया, 14वां दिन गया, अमावस्या गई, सॉरी पूर्णिमा गई। ठीक है, मतलब कितने दिन हो गए? 8 दिन हो गए। और ये 9वां दिन है जब हम क्या कर रहे हैं, इसका ये 9 दिन में बढ़ गया पौधा। 9 दिन में इसीलिए ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ रहता ना, उसका साइज इतना ही बड़ा रहता है जब वो एग्जैक्ट हरा हुआ होगा। ठीक है, तब हम उसका क्या करने वाले हैं, विसर्जन करने वाले हैं। जो अब इसका विसर्जन 2 दिन होता है। कई लोग इसको लेट बोते हैं, इसी दिन बोते हैं, और कब तक रखते हैं, पोला तक रखते हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग तरीके से, कई गांव में अलग तरीके से मनाया जाता है, कई गांव में अलग तरीके से। कई लोग भोजली के दिन भोजली को बोते हैं, और कब विसर्जन करते हैं, पोला के दिन विसर्जन करते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? इसी महीने में अभी पोला मनाने वाले हैं। कई लोग, कई गांव में भोजली के दिन भोजली बोया जाता है, और पूरे दिन सेवा करने के बाद, मतलब 15 दिन रख के, पोला कब मनाएंगे अपन, अमावस्या को मनाने वाले हैं। और ये पहला दिन चालू हुआ है, मतलब 15वें दिन में मनाने वाले हैं पोला, उस दिन पर विसर्जन होता है। ठीक है, कुछ गांव में ये कब बो दिया गया है, सावन की सप्तमी को, और 9 दिन इसकी सेवा करने के बाद किस दिन इसका विसर्जन कर रहे हैं, जिस दिन भोजली त्योहार है। ठीक है, पढ़ा कौन सा जाता है, तो यही पढ़ा जाता है, पोला वाले को नहीं पढ़ते। पोला वाले में सिर्फ पोला को पढ़ते हैं, और ये मानते हैं कि उस दिन पोला पटकते हैं, इसलिए पोला का त्यौहार मनाते हैं। बताऊंगा जब पोला आएगा तो। ठीक है, ये समझ आया? कब बोए हैं इसको, सावन की सप्तमी को बोए हैं। ठीक है, भोजली कृष्ण पक्ष की प्रथम दिन को कह रहे हैं, जिस दिन भोजली त्यौहार मना रहे हैं, भादो लग गया है सावन से। बात समझ आई? 9 दिन तक, अब किसकी याद, जैसा प्रदेश होगा, भोजली सिर्फ हमारे यहाँ नहीं मनाया जाता, मध्य प्रदेश में भी मनाया जाता है, महाराष्ट्र में भी मनाया जाता है, कुछ जगह उत्तर प्रदेश में भी मनाया जाता है। नाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन भोजली का ही त्यौहार है। ठीक है, जैसा प्रदेश वैसी फसल। एमपी में मनाया जा रहा है तो वो लोग गेहूँ बोएंगे, हमारे यहाँ धान ज़्यादा होता है तो हम लोग धान बोएंगे। बात समझ आ रहा है? किसी के यहाँ मोटा अनाज ज़्यादा होता है तो वो मोटा अनाज बो दिया। बात समझ आ रहा है? कई जगह इसको मिक्स करके बो देते हैं, जैसे धान और गेहूं को मिला के छीट दिया, उसी से हो गया वो। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या बोते हैं। क्षेत्रीयता के हिसाब से जैसा क्षेत्र जो उपलब्ध वो अपन बो दिए। ठीक है, अब जिसके यहाँ भोजली बोई जाएगी, सब घर में नहीं बोई जाती है, किसी किसी घर में बोई जाती है। जिस घर जिसको सेवा करने की, जैसे कि गणेश सब जन नहीं बैठाते, दुर्गा माता सब जन नहीं बैठाते, वैसे ही भोजली सब जन नहीं बोते। जिसकी श्रद्धा भक्ति ज़्यादा होगी, क्योंकि इसकी सेवा करनी पड़ेगी, दिन रात देखना पड़ेगा कि खराब मत हो। खराब हुआ मतलब ये फसल का प्रतीक है आपके, जो आपने फसल बोई है, जिस प्रकार से उसकी सेवा की जाती है, उसी प्रकार से इस भोजली की भी सेवा करना है आपको। तो ये आप कामना करके कर रहे हो कि वो भी फसल कैसी हो, ऐसी ही हरी भरी हो, तो आपको उसको हरा भरा रखना पड़ेगा, तो उसका ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है, इसलिए सब इसको नहीं बोते हैं। पर क्या होता है कि जैसे मेरे घर में बोई गई है, तो मेरे आस पड़ोस और जानने वाले सभी लोग अपनी सेवा कहाँ पर देंगे, मेरे घर आकर देंगे। जिसको देना है भाई, स्वेच्छा से, मतलब सेवा है तो स्वेच्छा से ही दी जाएगी। तो आस पास के लोग भी आकर इस भोजली की सेवा करते हैं, और जिसमें आप गाना जो बोल रहे हो, देवी गंगा देवी गंगा, ये गाया जाता है प्रतिदिन 9 दिन तक। ठीक है, और इसमें दोनों टाइम पे सुबह शाम इसकी पूजा की जाती है और इसकी देख रेख की जाती है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, एक तो सद्भावना बढ़ रही है, मिलाप बढ़ रहा है, मेल मिलाप। ऐसे तो आप किसी से मिलने जाओगे नहीं रोज किसी के घर, लेकिन क्योंकि भोजली बोया गया है, इसलिए सेवा की भावना से, कि एक दूसरे की हेल्प करने की भावना जगा सकें, इसलिए ये पहला त्यौहार, पहला कारण कि एक दूसरे की हेल्प करने की भावना जागे, सहयोग की भावना जागे, इसलिए ये क्या कर रहे हैं, त्यौहार मना रहे हैं।
ठीक है। अब कृष्ण पक्ष की प्रथमा को ये बन के क्या हो गई, तैयार हो गई। इतने दिन आपने इसकी सेवा कर ली। प्रथमा के दिन आप इस जो कुंवारी कन्याएं हैं उस घर की, इसको अपने सिर पर लेकर निकलेंगी और इसका विसर्जन करने जाती। ठीक है। तालाब में पहुंचकर जो भी भाई होगा या फिर उसके परिवार वाले होंगे उस बच्ची के जिसने भी उसको कैरी किया हुआ है, तो वो क्या करेंगे, उसको वहाँ से उतार के नीचे रखेंगे, जहाँ पर उसकी फिर से आरती और पूजा की जाएगी और उसके बाद उसका विसर्जन कर दिया जाएगा। विसर्जन के पश्चात जितनी भी भोजली बोई गई थी उसमें से कुछ अंश लिया जाता है और प्रतीकात्मक रूप से एक दूसरे की रक्षा के लिए उसको कान में लगाया जाता है। ठीक है। ऐसे जैसे आप लोग फूल लगाते हो ना कान में, अरे लगाते हो, वैसे ही क्या करना है, उस जो धान या फिर जो भी गेहूं का जो भी बीज होगा, वो जो पौधा होगा छोटा छोटा हरा हरा, उसको क्या करते हैं, कान में लगाते हैं और ये कामना करते हैं कि जो भी भाई या मित्र है, मित्र को भी लगाते हैं, कोई भी जान पहचान वाले को आप लगा सकते हो। तो यदि जिसको भी लगा रहे हैं उसके लिए ये कामना की जाती है कि वो हमेशा कैसा रहे, स्वस्थ रहे। ठीक है। और उसकी उम्र लंबी हो। इस कामना के साथ इस त्यौहार को मनाया जाता है, इसलिए इसे मित्रता का पर्व भी कहते हैं। जैसे आप फ्रेंडशिप डे मनाते हो तो बैंड बांधते हो ना, वैसे ही ये छत्तीसगढ़ का फ्रेंडशिप डे है भोजली, जहाँ पर क्या करते हैं, इसी दिन कई लोग मितान बदते हैं। मितान बदना सुने हो? हाँ, इसी दिन होता है। मितान मतलब फ्रेंडशिप डे ही है, काइंड ऑफ कि आप किसी से ये वादा कर रहे हो कि मैं जीवन भर क्या रहूँगा, आपका दोस्त रहूँगा। ठीक है। इसके लिए परंपरा होती है कि बड़े बुजुर्गों के सामने नियम कर्म से बकायदा नारियल हाथ में लेके ये संकल्प लिया जाता है कि हम दोनों एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ रहेंगे। इसी को मितान बदना बोलते हैं। मितान मतलब दोस्त। ठीक है। अब वो आपकी फैमिली का नहीं होके भी, ब्लड रिलेशन में नहीं होके भी आपके हर रिचुअल में, हर सुख दुख में आपके साथ रहेगा। ठीक है। जो आप फॉलो कर रहे हो वो भी करेगा। इसी को मितान बदना बोलते हैं। कौन से दिन होता है? तो कृष्ण पक्षी प्रथमा। ठीक है। मितान बदने का मुख्य अवसर कौन सा है? तो ये भोजली का त्यौहार है। ठीक है। और जो मितान नहीं भी बद रहा है, सिर्फ दोस्त है, उसको भी हम भोजली लगाकर उसके लंबी आयु की और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। समझ आया? लिखोगे कैसे, कौन बताएगा? जितनी चीज मैं बताया उसको एक सीक्वेंस में कैसे लिखा जा सकता है कोई बताने वाला? नहीं है? हद है भाई। मतलब मैं 15 मिनट जो भी बोला सब व्यर्थ हो गया, बताओ। हाँ, सुनो, प्राची मैडम बता रही। क्यों नहीं बता पाओगे भाई? क्यों नहीं याद हुआ? टफ था कुछ? बताइए। हम्म। 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 और कोई बताना चाहेगा? भाई सारा खेल मैं बोल रहा हूँ लिखने का है ना? जो जो बताई सब चीज़ बिल्कुल करेक्ट वे में था, कहीं पे दिक्कत नहीं थी। मैं बोल रहा हूँ इसको क्या कोई और अच्छे से बता सकता है? पहले तो नहीं बोलोगे। हाँ, बताओ।
आराम से रिलैक्स होके देखो। एग्जाम नहीं देने आए हो, पेपर में नहीं लिख रहे हो, बोल दोगे फिर से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सोच लो आराम से बोलो, कोई परेशानी नहीं है। हम्म, 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 बस बताओगे, कोशिश करो। भाई या फिर कोई भी स्वजन हो सकते हैं, चाचा मामा, मतलब उसी के परिवार के लोग या फिर उसके परिचय के लोग। वो खुद नहीं उतार पाएगी इसलिए उसकी हेल्प की जाती है। मतलब मैं बताया ना कि पूरा रिचुअल जो चल रहा है वो हेल्प पे चल रहा है, कि हम एक दूसरे की हेल्प करें। जैसे ये पौधा अकेले नहीं देख सकता कोई परिवार, हो सकता है भाई उसको भी समय चाहिए। तो जिस समय पे दूसरे लोग सेवा देने आ रहे हैं उसका मतलब क्या है कि वो दूसरे को रेस्ट दें और उसकी मैं हेल्प कर दूं उस टाइम पे। तो जितना भी रिचुअल है वो किस पे बेस्ड है? सहायता पे, हेल्प पे। बात समझ आ रही है? भोजली त्योहार मनाने का उद्देश्य ये है कि हमारे अंदर हेल्प की भावना है, सहयोग की भावना है। ठीक है, और हम एक दूसरे के लिए अच्छा सोच पाए, मेल मिलाप बढ़ पाए इसलिए। ठीक है नीरा मैडम, दूसरे दुनिया में नहीं जाना है, यहीं रहना है। बताओ, जल्दी से, समय कम रहता है, थोड़ा जल्दी। सीधा सा है, इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत क्या है, मेरे को समझ नहीं आता। भाई भोजली त्यौहार पूछा है, ठीक है। आप शुरुआत किए कि भोजली का त्यौहार कृष्ण पक्ष की प्रतिमा को मनाया जाने वाला त्यौहार है, किंतु इसकी शुरुआत सावन की सप्तमी से बीज बोकर कर दी जाती है। 9 दिन तक बीजों की सेवा की जाती है और अंतिम दिन कृष्ण पक्ष की प्रतिमा के दिन घर की कन्याओं द्वारा इसका विसर्जन करने के लिए विसर्जन स्थल तक ले जाया जाता है, जहाँ पर इसकी स्वजन या फिर भाई के द्वारा जो भोजली है वो विसर्जन करने में इनकी मदद की जाती है। भोजली का विसर्जन करने के पश्चात बची हुई जो भोजली है उसे एक दूसरे के कान में लगाकर यह कामना की जाती है कि जीवन जो है वो स्वस्थ हो और लंबा हो। ये जो त्यौहार है वो सद्भावना और सहयोग का प्रतीक है और मित्रता को बढ़ावा देता है, इसलिए इसे मित्रता के पर्व के रूप में भी जाना जाता है। मैंने क्या मैं कठिन बता दिया है? पूरा हौज पौज कर देते, ऐसा लगता है कि आदमी खिचड़ी बनाने के लिए दिया था। सहयोग, इतना सिंपल सा, इतना सिंपल सा, बस जो आप बता रहे हो बस उसी को एक सीक्वेंस में रखना है और कुछ नहीं करना है। आगे देखें, याद हुआ ना? बता पाओगे अब किसी को भोजली क्या होता है? चल दूसरा देखते हैं, दूसरा कौन सा त्यौहार पढ़े थे? बहुला चौथ। बहुला चौथ ही पढ़े थे ना? हाँ, ये और कुछ बताया था? यही पढ़े थे। अब ये पता है क्या होता है बहुला चौथ? नहीं पता?
पहला दिन हो गया है, अब जाना है चौथा पर। तो मतलब कृष्ण पक्ष की, हाँ, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। ठीक है, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? पुत्र की लंबी आयु की कामना के लिए। अभी जो दोनों पर्व मनाने वाले हैं वो उसका उद्देश्य सेम होगा। ठीक है, पुत्र की आयु की कामना। ठीक है, ठीक है, समझ आया? पूजा किसकी की जाएगी? तो पूजा की जाएगी शिव पार्वती की। शिव पार्वती साथ में कृष्ण। ठीक है, समझ आया? किसकी किसकी? शिव पार्वती और कृष्ण की। और इनके साथ पूजी जाती है गौ माता। गौ माता का विशेष महत्व है। गौ माता मतलब गौ प्लस बछड़ा। ठीक है, गाय और बछड़े दोनों की पूजा होती है। और इसका रिलेशन है इसकी कहानी से। ठीक है, रीजन समझ आया क्यों मनाते हैं, कब मनाते हैं? कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में मना रहे हैं। रीजन है कि पुत्र की लंबी आयु की कामना करके जो माताएं हैं वो ये उपवास करती हैं। उपवास रखना पड़ता है इस दिन। ठीक है, क्या कहानी थी? तो बहुरा एक गाय है। ठीक है, बहुला एक गाय है। और ये जो गाय है वो बहुत ही भक्त परायण थी, मतलब भगवान पे काफ़ी विश्वास था इस गाय का। और साथ में इसका एक बछड़ा रहता है जिससे वो बहुत प्रेम करती है। ठीक है, तो भगवान परीक्षा लेने के लिए कि किससे ये ज़्यादा प्रेम करती है देख लेते हैं कि इनको भगवान ज़्यादा पसंद है या इनका पुत्र ज़्यादा पसंद है। ये देखने के लिए कृष्ण भगवान जो है वो सिंह का वेश धारण कर लेते हैं। ठीक है, शेर बन के किसके पास आ गए? गौ माता के पास। ठीक है, और उनको बोलते हैं मुझे भूख लगी और मुझे आपको खाना है। ठीक, और उसी समय हुआ रहता है बच्चे को दूध पिलाने का गाय का। बात समझ आई? कौन बोल रहा है? कृष्ण भगवान परीक्षा लेने के लिए आए हैं गाय के पास और उससे क्या कह रहे हैं कि मुझे भूख लगी और मुझे भोजन चाहिए। वो बोलती है दूध पिला देती हूँ। तो बोले दूध नहीं चाहिए, मेरे को मांस खाना है। ठीक है, तो मांस खाने के लिए खुद का शरीर देना पड़ेगा। तो गौ माता उनसे रिक्वेस्ट करती है कि एक काम करिए, ठीक है आप मुझे खा लीजिएगा पर मेरे को एक बार अपने बछड़े को दूध पिला के आ जाने दो। ठीक है, तो बोलते हैं नहीं आओगी? तो बोलती नहीं मैं आऊँगी। ठीक है, जाती है, बछड़े को दूध पिलाती है और वापस आके कृष्ण भगवान से कहती है कि ठीक है अब मैं तैयार हूँ, आप मुझे खा सकते हो। ठीक है, तो दोनों कर्तव्य वो एक साथ निभाती, एक तरफ माँ का और दूसरी तरफ भगवान से। ठीक है, जैसे ही उनको ये बात पता चलती तो कृष्ण भगवान अपने असली रूप में आते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं कि यदि कोई भी इस दिन चतुर्थी के दिन आपकी यदि पूजा करेगा तो उसकी जो भी संतान है उसकी आयु क्या हो जाएगी? लंबी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए इस दिन गाय और बछड़े की पूजा होती है, साथ में कृष्ण की पूजा होती है और साथ में शिव पार्वती की पूजा होती है। कई लोग इसका शिव पार्वती से भी रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, अब वो दूसरी कहानी पे नहीं जाना चाहता मैं, बस इतना काफ़ी है। ठीक है, याद रहेगा क्या कि टफ था? नहीं था, बस दो नाम याद रखने भाई, एक तो चतुर्थी है ना, और दूसरा पुत्र की लंबी आयु की कामना के लिए मना रहे हैं। बाकी कहानी है कि क्यों मना रहे हैं। ठीक है, तो ये था आपका बहुरा चौथ। चौथ के बाद क्या मनाए थे? हल षष्ठी। हाँ, हल षष्ठी। हल षष्ठी इसी को बोलते हैं खमर छठ, कमर छठ, है ना? कमर छठ या खमर छठ, खमर छठ, कमर छठ। क और ख में अंतर है ना दोनों, लेकिन दोनों तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, अब ये तो सबको पता होगा, ये भी नहीं पता है, ये भी नहीं देखे हो? कामना के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। कब मनाया जा रहा है? तो छठ लिखा हुआ है, कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाएगा। तो दो चीज़ तो मिल गई। प्रोसेस कौन बताने वाला है? कैसे होती है इसकी पूजा? हम्म, हम्म,
और कोई कुछ सुना है, देखा है? परमानंद नहीं सुने? और कुछ ऐड करना है किसी को? अभी टूटा टूटा है। हाँ हाँ, दिया जाता है, बिल्कुल दिया जाता है। हाँ हाँ हाँ। और कोई कुछ देखा है? हम्म 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 वेरी गुड। हम्म वो यही पूजा है, हल षष्ठी पूजा है। कथा उसी की है, हल षष्ठी की। ठीक है, उसी में ऐड किया गया है कि इस भगवान की पूजा की जाती है, ऐसा। और कुछ थोड़ा इसको सीक्वेंस में लाएं। ठीक है, चलिए। हल षष्ठी पहली बात की कब मना रहे हैं हम? भादों की षष्ठी के दिन मना रहे हैं। इस दिन क्या हुआ था? तो इस दिन जन्म हुआ था बलभद्र दाऊ जी का, कृष्ण के बड़े भाई। ठीक है, और उनका जो औजार है, जो उनका अस्त्र है, वो क्या है? हल है। इसलिए इसको हल षष्ठी कह रहे हैं। ठीक है, याद रहेगा क्या कह रहे हैं? हल षष्ठी। किसका जन्म हुआ था? बलभद्र दाऊ। ठीक है, जिनका जो अस्त्र है वो हल है, इसलिए इसको हल षष्ठी कहा जाता है। ठीक है, यहां तक याद रहेगा। हल षष्ठी में जब दाऊ जी का जन्म हुआ था, तो ये माना जाता है कि इस दिन जो माताएं हैं, यदि वो उपवास, इसी के बाद किसका जन्म होने वाला है? कृष्ण जी का जन्म होने वाला है। तो इनसे कामना की जाती है कि हमको भी कैसा पुत्र मिले? कृष्ण जी के जैसा पुत्र मिले। इसलिए जो महिलाएं हैं वो इस दिन अपने पुत्र प्राप्ति के लिए या फिर पुत्र की लंबी आयु के लिए हल और हल से बने हुए गड्ढे की पूजा करती हैं। ठीक है, ये पहले रिचुअल था कि वो गड्ढा किससे खोदा जाता था? हल से खोदा जाता था, मतलब हल से बना हुआ गड्ढा है वो। ठीक है, और उसमें दिखाने के लिए आसपास क्या लगाया जाता है? बहुत सारे कूस लगाए जाते हैं, जो कि किसका प्रतीक होते हैं? धान के खेत का प्रतीक होते हैं। ठीक है, समझ आया यहाँ तक क्या बोला मैं? हल और धान के खेत का प्रतीक होते हैं। ठीक है, और कामना की क्या की जाती है? कि जो पुत्र है वो स्वस्थ प्राप्त हो, कृष्ण भगवान के जैसा अच्छा हो, इसलिए ये पूजा, ये उपवास करते हैं। हाँ, उनकी पूजा बलदाऊ जी की कर, क्योंकि बलदाऊ जी नहीं आते तो कृष्ण जी नहीं आते, ऐसी मान्यता है। ठीक है, तो कृष्ण जी, जो बलदाऊ है वो किसकी रक्षा के लिए आए थे? कृष्ण की रक्षा के लिए आए थे। तो इसी प्रकार हमारे बच्चों की भी आप रक्षा करें, इसलिए किसका उपवास किया जा रहा है? बलदाऊ जी का उपवास किया जा रहा है, क्योंकि वो हल जो है वो बलदाऊ जी का प्रतीक है। इसलिए इस दिन हल का उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि हल उनके अस्त्र के रूप में है ना, और आप उस दिन अस्त्र तो चला नहीं सकते, है ना। तो इसलिए ऐसे व्यंजन या ऐसा भोग बनाया जाता है जिसमें हल का प्रयोग ना किया गया हो। तो इस दिन पसहर चावल खाया जाता है, जो कि बिना हल के उगाया जाता है, मतलब जो अलग से चावल की दाने गिर गए रहते हैं खेत के आसपास, जिनमें हल का प्रयोग नहीं हुआ है, उसे कहा जाता है पसहर चावल। ठीक है, और 6 प्रकार की भाजी बनाई जाती है। बात समझ आए? और जो उपवास रहने वाली महिलाएं हैं
वो दिन भर में यही खाकर उपवास रहती हैं। साथ में लाई और मऊहे का भोग लगाया जाता है बलदाऊ जी को, ठीक है, लाई और महुए का भोग लगाया जाता है। जब पूजा संपन्न हो जाती है उसके पश्चात यदि महिला का बच्चा हो गया है और वो बड़ा बच्चा है तो उसे पीछे पोथा मारा जाता है। क्या मारा जाता है? पोथा। क्या मारा जाता है? पोथा। पोथा, ठीक है। एक कपड़ा होता है जिसे उसी पानी में जिसमें पूजा किए हैं, जो आप डाले थे, अर्पित किए थे, ठीक है, खेत में, खेत और उसको मान के ना अर्पित किए थे, उसी पानी में कपड़ा डुबा के जो भी लड़का होगा उसकी पीठ पे उसे लगाया जाता है, जो कि उसकी बुराइयों को खत्म करने का प्रतीक है और उसको नजर से बचाने का प्रतीक है। जिसका नहीं हुआ है भाई वो नहीं करेगा, जिसका हो गया है वो भी तो उपास है ना। पुत्र की लंबी आयु भी तो चाहिए ना, सिर्फ पुत्र नहीं चाहिए, साथ में पुत्र की लंबी आयु। तो भाई जिसका हो गया है उसको भी तो करना पड़ेगा ना। तो जिसका हो गया है वो ये रिचुअल करता है, इसीलिए बाद में बताया, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है? पोथा मारना, जो कि उसकी बुराइयों को खत्म करना और नजर से बचाने के लिए किया जाता है। समझ आया? यही क्या है आपका हल षष्ठी पर्व है। आप घर जाओगे तो अपनी मम्मी लोगों से पूछना कि ऐसा होता है क्या? होता है, ठीक है। जो लड़के होंगे और यदि माता उनके उपास होती होंगी तो ये जरूर देखा होगा उन्होंने, ठीक है। क्योंकि लड़कियों को ये नहीं किया जाता है, मतलब ये क्या होता था पहले कि हाँ, पहले जितने भी उपवास थे वो पुत्र कामना के लिए ही होते थे, है ना। अभी भी होते हैं, मतलब कि कामना किसकी की जाती है कि भाई मेरे को पुत्र की प्राप्ति हो जाए, इसलिए जितने भी रिचुअल देख रहे हैं वो बेटों के लिए ही हैं, इसलिए, ठीक है। पहले समाज पितृसत्तात्मक था, इसलिए सब चीज़ था, ठीक है। समझ आया यहाँ तक? तो ये क्या है? हल षष्ठी। हल षष्ठी के बाद कृष्ण जन्माष्टमी, उसके बारे में तो बताने की आवश्यकता नहीं है मेरे ख्याल से। कृष्ण जन्माष्टमी क्या होता है? अष्टमी को मनाया जाएगा, कृष्ण जी का बर्थडे है, तो आप सब मनाते ही हो। अष्टमी के बाद क्या मनाएंगे? पोला। कब मनाएंगे? अमावस्या को। अब क्या होता है पोला में, कौन बताएगा फटाक से? किसी को पता है पोला कैसे मनाते हैं? हम्म, हम्म, हम्म। पोला नहीं मनाया हो? कैसे मनाते हो? हम्म, निराणम, पोला। हम्म, 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 हम्म। पोला अभी अभी बीता है, कुछ दिन पहले। उस दिन का दैनिक भास्कर कौन कौन पढ़ा था? पढ़े थे? हाँ, आर्टिकल पढ़े थे, पोला के ऊपर आर्टिकल आया था उसमें। नहीं पढ़े थे? ये एक परेशानी है, पढ़ते नहीं हो ना। पढ़ते तो मज़ा आ जाता, अभी पता रहता कि पोला क्यों मनाते हैं। पोरा जो नाम पड़ा है वो पोरा मतलब होता है मटका। क्या होता है? मटका,
ठीक है, उसी से पोला त्योहार का नाम पड़ा है। समझ आ रहा है? पोला त्योहार का नाम किससे पड़ा है? मटका से पड़ा है। ठीक है, और इसी से सारा कनेक्शन है पोला का। जो गांव में रहा होगा उसको पता होगा कि इसी दिन पोला पटका जाता है। नहीं देखे हो? पोला पटकते नहीं देखे हो? लड़कियों को, लड़कियां ही करती हैं ये। आप बोल रहे थे ना अभी, ये स्पेशली लड़कियों को वाला त्यौहार है। दो दो तरीके से ये त्यौहार, एक तो ये जो आप बता रहे थे कि बैल की पूजा होती है, ये किसान से रिलेटेड है। किसान से रिलेटेड दूसरा रिचुअल भी है जिसको पोला बोल रहे हैं अपन। ठीक है, बताऊँ आप? हाँ, तो पोला मनाया कब जाएगा? भादों की अमावस्या के दिन मनाया जाने वाला त्यौहार है, पहली बात। ये मुख्य रूप से किसान प्रमुख त्यौहार है, जिसमें किसान अपने बैल, जो उसे अपना मित्र भी मानते हैं, उनकी सहायता के एवज में उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए उनकी पूजा करते हैं। ठीक है, इजी। उनको धन्यवाद देने के लिए इस दिन उनकी पूजा की जाती है, और प्रतीकात्मक रूप से बच्चों को इस दिन बैल के जोड़ी के रूप में, है ना, क्या दिया जाता है? बैल दिया जाता है जिसको वो चलाते हैं। इसके अलावा इसी दिन बैल दौड़ का आयोजन किया जाता है। देखे हो? बैल दौड़ और बैल सजावट प्रतियोगिता का आयोजन इस दिन किया जाता है स्पेशली। हाँ, जो चलाते हुए दिखेंगे आपको बच्चे रोड में, वो इसी दिन दिखेंगे। वो किसान होने का प्रतीक है कि भाई मैं किसान हूँ और ये दो मेरे बैल हैं। तो उन्हीं को भगवान मान के उस दिन उसकी, अब भाई जिनके पास मेन बैल हैं वो बैल की पूजा कर लेगा, जिनके पास नहीं है वो मिट्टी के बैल की पूजा करते हैं। बात समझ आया? ये एक काम हुआ। इसी दिन जो पोरा रहता है, पोरा, पोरा में रोटी, और रोटी मतलब मीठी रोटी, उसको क्या नाम है उसका? चीला नहीं, उसका कुछ नाम होता है। नहीं नहीं, अलग अलग रोटी डली होती है, मीठी रोटी रहती है शायद, ध्यान नहीं आ रहा, बताऊंगा। ठीक है, उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है रोटी का। ये याद रखना कि पोरा में रोटी और महुआ डाला जाता है। ठीक है, हाँ, महुआ और लाई, उसको भरने के लिए, पैक करने के लिए महुआ, लाई और रोटी उस पोरा में डाला जाता है। जो कि इसके पीछे एक कहानी है। ये कहा जाता था कि जो पोरा है, एक बार क्या हुआ कि इंद्र जी नाराज हो जाते हैं किसानों से। ठीक है, और वो जो घड़ा है वो कहीं ले जाके छुपा देते हैं। ठीक है, और ये रिचुअल रहता है कि जब तक वो घड़ा बाहर नहीं रखा जाएगा तब तक पानी गिरेगा नहीं। ठीक है, और घड़े को वो कहाँ ले जाके छुपा देते हैं? घर के अंदर, ताकि वो घड़ा मिले मत और पानी बरसे मत। तो जो घर की बेटियां हैं उस घड़े को प्रतीकात्मक रूप से खोजती हैं, निकालती हैं और उसको खुले आसमान के नीचे पटकती हैं, जिससे वो टूट जाता है, और टूटने से जो जितना भी धन धान्य है वो बाहर आता है और वर्षा होती है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो इसी को पोरा त्योहार बोलते हैं। पोरा के दिन ही जो बेटियां हैं वो आ गई रहती हैं घर में, और फिर तीजा तक रुकती हैं। देखे हो? इसीलिए आती हैं पोरा के दिन। बात समझ आया? क्यों? क्योंकि जो घर वाले हैं वो नहीं ढूंढ सकते थे, वो बेटी को वरदान था कि वो क्या कर सकती है, किसान को बचा सकती है। इसलिए वो उसको बचाने के लिए जो पोरा छुपाया गया था इंद्र जी के द्वारा, नाराज हो गए थे कि नहीं दूंगा इस बार वर्षा, तो उसी को, वर्षा को वापस लाने के लिए, अच्छी वर्षा की कामना के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। तो दो तरीके हैं। एक पहला क्या कि किसान वाला पक्ष, कि किसान क्यों मनाता है? अपने बैल को धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए। दूसरा पक्ष कि किसान के घर में पानी की मतलब फसल में पानी का कमी मत हो, इसलिए उस घर की बेटियां जो है पोरा को तोड़ती हैं। ठीक है, पोरा किसका प्रतीक है? पानी भरने का। और उसको क्या कर दिया गया है? भाई आप कलश में ही तो पानी भर के रखते हो ना, उसको छुपा दिया गया। तो यदि उसको ला के बाहर तोड़ा जाएगा, इसका मतलब क्या है कि अब फिर से पानी पानी हो जाएगा सब तरफ। नहीं समझ रहे हो? ऐसा टाइप, प्रतीक टाइप का। ठीक है, समझ आया पोरा त्योहार? नहीं आया? लिख पाओगे? कल लिख के दिखाओगे?
पोरा त्यौहार। ठीक है, थोड़ा बहुत और सर्च करना आजू बाजू से, कल फिर मैं आपको इसको बराबर सीक्वेंस में बता दूंगा कि क्या चीज़ आप पहले लिखोगे, क्या बाद में बताओगे, कैसे इसको अरेंज करोगे। ठीक है, अपने साइड से लिखने की कोशिश करना, करोगे? कल इसी के आगे फिर देखेंगे इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, समझ तो आ रहा है सुजीता मैम? समझ में आ रहा है ना क्या बता रहा हूँ? लिख पाओगे? कल एक बार कोशिश करना लिखने की। ठीक है, सब जैसा भी लिखते बने, जो भी आप समझ पाए उसको जैसा भी लिख पाओ। सभी त्यौहार को ऐसे तो लिखना ही है, पर पूरा को स्पेशली लिख के लाना है। नहीं लिख पाओगे तो मैं कल लिखवा दूँ।